नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, इनसे रूबरू होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं और इन्हीं सुर्खियों वाली खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे इस खास शो के जरिए जिसका नाम है खबर गरम है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साल के पहले दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे और यहां पर उन्होंने प्रदेशवासियों को करोड़ों की सौगात दी है। पीएम मोदी मंगलवार से 2 दिवसीय दक्षिण दौरे पर तिरुचिरापल्ली पहुंच गए हैं। दौरे के तहत पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारतीदासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही वो तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी उन्होंने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार हो। आपने देखा है कि दिल्ली में संसद के नए भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। ये गुड गवर्नेंस की उस मॉडल से प्रेरणा लेने का प्रयास है जो तमिल परंपरा ने पूरे देश को दिया है। The central government stands with the people of Tamil Nadu in this time of crisis. We are providing every possible support to the state government. Further, just a few days ago, we lost Thiru Vijayakant ji. He was a captain not only in the world of cinema but also in politics. He won the hearts of the people through his work in films. As a politician, he always put national interest above everything. पीएम मोदी ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि वर्ष 2024 से सभी के लिए शांतिपूर्ण और समृद्ध हो। ये सौभाग्य की बात है कि 2024 में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम तमिलनाडु में हो रहा है। आज लगभग 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं तमिलनाडु की प्रगति को मजबूत करेंगी। मैं आपको इन परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूँ। तो पीएम मोदी ने यहां पर कहा कि तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। तमिलनाडु के पास तमिल भाषा और ज्ञान का प्राचीन खजाना है। संत तिरुवल्लुवर से लेकर सुब्रमण्यम भारती तक अनेक संतों ने अद्भुत साहित्य की रचना यहां पर की है। सीवी रमन से लेकर आज तक अनेकों अद्भुत साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ब्रेन इस मिट्टी ने पैदा किए हैं और जिसका फायदा पूरे देश को मिलता है। और विपक्षी महागठबंधन जिसका नाम इंडिया रखा गया है, इसे लेकर कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तैयार कर लिया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है। इसकी जो रिपोर्ट है कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी जाएगी। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए कांग्रेस ने सीट शेयर फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसकी रिपोर्ट कल यानी बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कांग्रेस 9 राज्यों में गठबंधन करने जा रही है। इसके साथ ही पंजाब में गठबंधन की संभावनाएं बेहद कम नजर आ रही है। मामले पर कांग्रेस नेतृत्व प्रदेश इकाइयों से चर्चा कर चुकी है और रिपोर्ट लगभग बनकर के तैयार है, जो कल सौंप दी जाएगी। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व सीट बंटवारे को लेकर के सहयोगी दलों से बात करेगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में वाईएस शर्मिला अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में विलय कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि इस सप्ताह के आखिरी में वो दिल्ली आएंगे और यहीं आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। वाईएस शर्मिला को राज्यसभा एआईसीसी महासचिव और आंध्र प्रदेश के पीसीसी की पेशकश की गई थी। शर्मिला कांग्रेस के ऑफर पर सहमत हो गई हैं। गौरतलब है कि इस साल आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कांग्रेस शर्मिला को बड़ी जिम्मेदारी देकर राज्य में फिर से खड़ा होने की कोशिश करेगी। इससे पहले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान भी शर्मिला ने कांग्रेस का समर्थन किया था।
तो जिन राज्यों में कांग्रेस अपने सहयोगी दलों से गठबंधन कर सकती है उनमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु शामिल होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, तो वहीं पंजाब की अगर बात की जाए तो यहां पर इसकी संभावना काफी कम नजर आती है, क्योंकि एक समय में पंजाब में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। ऐसे में लोकसभा के नजरिए से देखा जाए तो कांग्रेस यहां पर किसी भी तरह से झुकती हुई नजर नहीं आ रही। और नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस ठंड की वजह से आमजन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। यातायात पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में खराब मौसम का भारतीय रेलवे और फ्लाइट पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में खराब मौसम और गिरते तापमान के मद्देनजर मौसम विभाग ने जनवरी के पहले सप्ताह यानी 1 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक दिल्ली के मौसम के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जनवरी 2024 के पहले 7 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान में 1 से 5 जनवरी 2024 के लिए अधिकतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस है। 6 से 10 जनवरी 2024 के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 19 डिग्री सेल्सियस और 6.9 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में घने कोहरे की स्थिति के कारण 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे भारतीय रेलवे की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। नए साल 2024 के पहले दिन कम दृश्यता के कारण क्षेत्र में लगभग 21 ट्रेनें देरी से चली, जबकि 2023 के आखिरी दिन घने कोहरे के कारण दिल्ली में 23 से अधिक ट्रेनें देरी से चली, जिसका कारण क्षेत्र में दृश्यता का कम होना बताया जा रहा है। दिल्ली के अलावा बिहार में भी कोहरे और कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिला। सिर्फ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बारे में बात करूंगा। और जहां तक यहां पर मौसम की संभावना है तो अगले 7 दिनों तक वर्षा की कोई संभावना नहीं है। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा रीजन में वर्षा की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कोहरा जो है और घना कोहरा जो है अगले 5 दिनों तक छाए रहने की संभावना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि कोहरे का सिचुएशन जो है अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। अगले 3 दिनों तक ये ज्यादा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और जहां तक अभी जो स्टेटिस्टिक्स हमारे बता रहे हैं, अभी के स्टेटिस्टिक्स के अनुसार कोल्ड डे के कंडीशंस और सीवियर कोल्ड डे के कंडीशंस पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में प्रिवेल करने वाले हैं। इसका मतलब कि लोगों को ठंड या फिर कड़ाके की ठंड के लिए अभी तैयार रहना है, जो कि 3 दिन तक रहेगा। उसके बाद हो सकता है कि इसमें कुछ सुधार आए। राजधानी पटना समेत राज्य में शीतलहर और घने कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन व फ्लाइट पर पड़ा। शनिवार को दिल्ली से आने वाली अधिकांश ट्रेनें देरी से चली, वहीं कई फ्लाइट रद्द कर दी गई तो कई विमान जो है वो तय समय से उड़ान नहीं भर सके। शनिवार की सुबह आने वाली राजधानी एक्सप्रेस 14 घंटा विलंब से पटना पहुंची, तो वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रेनें भी इसी तरह से विजिबिलिटी कम होने की वजह से प्रभावित रही। तो खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो मंगलवार को घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से उड़ानों में भी देरी हुई। उनके मार्ग जो थे उनमें भी परिवर्तन किया गया। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि शुक्रवार तक कोहरा इसी तरह से छाया रहेगा। दिल्ली हवाई अड्डे पर दृश्यता जो थी वो 75 से 200 मीटर के बीच ही नजर आई। दृश्यता 150 मीटर तक गिर जाने की वजह से उड़ान संचालन प्रभावित हो जाता है, और यही वजह रही कि बहुत सी ऐसी उड़ानें थी जिनको देरी से डायवर्ट किया गया या फिर उनके रूट जो थे वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिए गए। और आगामी लोकसभा चुनाव और इसके अलावा भारत न्याय यात्रा को लेकर अब कांग्रेस एक्टिव मोड में है। एक बड़ी बैठक होने जा रही है 4 तारीख को, जिसमें अलग अलग राज्यों के दिग्गज नेता मौजूद नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी एक्टिव मोड में है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। अब 4 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे।
जिसमें संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और तमाम राज्यों के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्र महासचिव भी मौजूद रहेंगे। बैठक में हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की तरफ से प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में लोकसभा चुनाव के अलावा राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। जनवरी को दिल्ली में होने वाली इस बैठक में भारत न्याय यात्रा प्रमुख चर्चा का विषय होगा। यात्रा को लेकर जो रोड मैप है, किन राज्यों में क्या गतिविधियां होंगी, किस राज्य में कितने दिन और कहां-कहां यात्रा जाएगी, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। तो कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी 2024 से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान यात्रा 14 राज्यों की 85 जिलों को कवर करती नजर आएगी। राहुल गांधी बस और पैदल मिलाकर 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा तय करेंगे। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी कुछ इस तरह से ही देखने को मिली थी, जिसे अच्छा समर्थन मिला था और इसी वजह से अब इस यात्रा को लेकर भी कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। उधर हिट एंड रन कानून को और ज्यादा सख्त बनाने को लेकर अब ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से हड़ताल को लेकर जो लोगों को परेशानी हो रही है, उनकी तस्वीरें सामने आई। इधर ट्रक ड्राइवर का कहना है कि इस कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो यह हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। हालांकि दिल्ली में बैठक की जा रही है। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। इस बीच ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मंगलवार को दिल्ली में बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, जिसमें हड़ताल के बारे में फैसला लिया जा सकता है। नहीं, यात्रियों को तो परेशानी, वो तो गलत बात है ना। यात्रियों को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कानून जो बना है वो यात्रियों की मदद के लिए है। हिट एंड रन का कानून है। हिट एंड रन के कानून में क्या दिक्कत है? हिट एंड रन करके पहले भाग जाता था ड्राइवर, कुछ नहीं होता था। अब एक कानून बना जिससे कि वो सजग रहे। तो सजग रहने के अंदर किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए कि जी हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, कल तो आप कहेंगे हम तो कभी लोगों को मारते हुए चले जाएंगे। तो ये आप लोगों ने समझाना होगा। सर, उनके ड्राइवरों का कहना है कि भीड़ से बचने के लिए वो भागते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है जब, या किसी की एक्सीडेंट की बात नहीं है, हिट और रन की बात है। अगर ये समझ में नहीं आ रही तो आप लोग समझाइए। सिर्फ कारण तो यही है कि जो कानून बनाया गया है वो कानून आपके इसके लिए कोई योग्यता नहीं है, बराबर। अगर ये तो गाड़ी घोड़ा है, ठोक-पीट तो चालू रहेगा। अगर ड्राइवर कितना भी आँख में तेल डाल के चलाएगा तो भी आम पब्लिक या कोई ना कोई तो आ ही जाता है। अगर वो एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो 10 साल की सजा, 7 लाख रुपया जुर्माना। अगर उसके पास में 7 लाख है तो वो ड्राइविंग क्यों करेगा, बराबर। अगर वो जो ठोका गया है उसको अगर दवा खाने में सारवार के लिए लेके जाएगा तो पब्लिक उसको मार डालेगी, यानी दोनों तरफ से ड्राइवर ही मरेगा ना। फिर ये सरकार ने ये कानून कौन सी तरह से लगाया? हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई है, घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर के फरार हो जाते हैं, तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं। हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और अधिकतम 2 साल की सजा का ही प्रावधान था। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून में जो नए प्रावधान हैं, उसके मुताबिक अगर गाड़ी ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना फरार होता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी वसूला जाएगा। नए नियम आने से ड्राइवरों में इस बात का डर है कि ये उनके खिलाफ बनाया गया है। यदि नए नियम के अनुसार वो घायल की मदद करने जाते हैं, ऐसे में उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान का दावा है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों से सुझाव नहीं लिए गए हैं। इसके अलावा मदान ने यह भी कहा है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। पुलिस वैज्ञानिक जांच किए बिना ही
दोष बड़े वाहन पर मढ़ देती है। तो इस कानून में और ज्यादा सख्ती की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में आपको बता देते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यह चौंकाने वाली बात है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2020 में कुल 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए थे, जिसमें 23,159 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 2021 में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया। इस साल 57,415 घटनाएं सामने आई, जिसमें 25,938 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और यही कारण रहा कि इस तरह के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए इस कानून को और ज्यादा सख्त किया गया है। और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें कई मुद्दों को लेकर गहन मंथन किया गया। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में विधायकों से विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर फीडबैक लिया गया, तो वहीं कई और मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। ये बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। मित्रों, आज हमारे विधायक दल की बैठक थी और स्वाभाविक है कि नव वर्ष 2024 का आगाज हुआ है, तो एक नया उत्साह सब में है। नए उत्साह के साथ फील्ड में पहले भी काम कर रहे हैं और जरा नए उत्साह के साथ काम करेंगे। मुख्य रूप से आज जो हमारी यात्रा चल रही है, जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगभग 60% गांव और वार्ड ये कवर हो गए हैं, 40% बचे हैं। 25 जनवरी तक वो सब ठीक से कंप्लीट हो जाए और उसकी एक रिपोर्टिंग सब की गई है। और सब लोगों ने कहा कि हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। सब जगह के जो काम है, कई तो हाथ हो रहे हैं और जो काम हाथ नहीं होते, उनकी एप्लीकेशन लेकर के, उनके डिमांड लेकर के वो सब पहुँचते हैं, वो सब हमारे यहाँ आते हैं। और दूसरा, हरियाणा में हमने गौ सेवा आयोग के माध्यम से जो राशि दूसरी किस्त अब भेजी जा रही है, हमने ये कहा कि सब लोगों को उन फंक्शंस में, गौ सेवा आयोग के फंक्शन, एनुअल इवेंट की जो फंक्शन है, उसमें सबको उपस्थित रहना चाहिए। और एक किस्त पहले मई में भेज दी थी, दूसरी किस्त अभी जनवरी में मकर संक्रांति तक चली जाएगी, ताकि गौशालाओं को चारा आदि खरीदने के लिए आवश्यकता जो होती है उसकी पूर्ति हो सके। और नई गौशालाओं के बारे में मैंने कहा है कि कुछ जगह जो हमारे बेसहारा पशुधन सड़कों पर घूमता है, इधर उधर कहीं खुला घूम रहा है, खेतों में नुकसान वो करते हैं, उनके लिए नई गौशालाएं, गांव के अंदर जमीन जहां कहीं गोचरांत की है उसको लेकर के, और कुछ संस्थाएं उसमें आगे आएं ताकि नई गौशालाएं खुल करके और इस विषय पर हम हरियाणा में ये सारी जो तकलीफ है लोगों की, इसको दूर कर सकें। वहीं पूरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठकों में ही व्यस्त रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हम अपने विकास के मॉडल को लेकर जो मैपिंग की गई है, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गौशालाओं में व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, खेलों समेत कई मुद्दों पर जानकारी दी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर फीडबैक लेते रहते हैं। इसी क्रम में ये साल 2024 की पहली बैठक रही। तो आपको बता दें, ये जो विधायक दल की बैठक थी वो इस साल की पहली बैठक थी। तो इसमें एक साथ बात हुई है बैठकर, और तमाम जो योजनाएं हैं उनको लेकर चर्चा की गई कि कौन कौन सी योजनाएं पेंडिंग है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी फीडबैक लिया गया। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये यात्रा हरियाणा की अगर बात करें तो 60 गांव और वार्डों में अपना सफर पूरा कर चुकी है। बाकी बचे जो और भी कार्य हैं उनको 25 जनवरी तक इस यात्रा के जरिए पूरा कर लिया जाएगा। वहीं गौ सेवा आयोग को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही हरियाणा में गौ सेवा आयोग को मकर संक्रांति तक दूसरी किस्त जारी कर दी जाएगी, ताकि चारा अधिक खरीदने में कोई भी दिक्कत गौशालाओं के जो मालिक हैं उनको ना हो। मई महीने में संकल्प आयोग को पहली किस्त जारी कर दी गई थी। और देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के 263 मामले सामने आ चुके हैं और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नए साल पर गुरुग्राम की अगर बात करें तो एक महिला की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई।
देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में अब तक कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 के 263 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। केरल में JN.1 के 133 मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर गोवा है, जहां JN.1 के 51 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। अब तक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के JN.1 सब वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। केरल में 133, गोवा में 51, गुजरात में 34, दिल्ली में 16, तो कर्नाटक में 8, महाराष्ट्र में 9, राजस्थान में 5, तमिलनाडु में 4, तेलंगाना में 2 और ओडिशा में 1 मामला सामने आया। दिसंबर में देश में सामने आए कोरोना के कुल मामलों में 179 मामले इंसाकॉक के थे, जबकि नवंबर में ऐसे मामलों की संख्या 24 थी। गुरुग्राम में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के कारण एक महिला की मौत हो गई है। कोरोना के नए वेरिएंट से गुरुग्राम में पहली मौत हुई है। DLF फेज 4 में रहने वाली 2 महिलाएं बीते सप्ताह मुंबई से लौटी थी। महिला की मौत निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित महिला पहले से डायबिटीज से ग्रसित थी और ऐसे में उसे कोरोना संक्रमण ने और अधिक बीमार बना दिया। उनकी मौत हो गई। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि गुरुग्राम में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2 नए मामले भी सामने आए हैं। तो WHO ने कोरोना के JN.1 सब वेरिएंट के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताया है। इसके साथ ही WHO ने कहा कि वेरिएंट वैश्विक जन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। हालांकि हाल के दिनों में कई देशों में कोरोना के इस सब वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर इसका प्रसार भी तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से भारत की अगर बात करें तो अलग अलग राज्यों को यह कहा गया है कि कोरोना से जुड़ी जितनी भी गाइडलाइन है उनको फॉलो किया जाए। तो ये दिन भर की वो खबरें रही जो सुर्खियों के तौर पर छाई रही। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।